हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे 2021 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये हमारा सर्वेइंग और जियोमेट्रिक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको बीयू थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव 10 में 7 बनाना होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द कंटूर इंटरवल इज केप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कंटूर इंटरवल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ फील्ड वर्क, स्टीफनेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टीफनेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एरिया, स्केल ऑफ द मैप। तो मुझे इस चार ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट आंसर लगता है वो क्या है? स्केल ऑफ द मैप। ठीक। अगला सवाल क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्टिमेट्स बेस्ट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री। अगर आपका बाउंड्री जो है इरेगुलर रहा या फिर कर्व टेढ़ा मेरा बाउंड्री रहा, तो ऐसे कंडीशन में इस चारों में से कौन सा मेथड आपको क्या करता है, एरिया सही से निकालता है? तो आपका ट्रेपेजॉइडल है, सिम्पसन है, तो मिड ऑर्डिनेट है, एवरेज ऑर्डिनेट है। सबसे बेस्ट आंसर इसमें से क्या है? सिम्पसन मेथड। ठीक है, अगर आपका टेढ़ा मेरा बाउंड्री रहेगा या इरेगुलर शेप का रहेगा तो सिम्पसन मेथड आपको सही से एरिया बताता है। अगला सवाल क्या है, अमॉन्ग द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन विच विल गिव द प्रिसाइज वैल्यू। चार तरह का ट्रायंगुलेशन यहाँ पे दिखाया गया, क्वाटरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन देता है? तो प्राइमरी देता है हमारा सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मच इंक्लाइनेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ए टिल्टेड फोटोग्राफ। देखिए, जब आप फोटोग्रामेट्री पढ़े होंगे तो वहां पे आप पढ़े होंगे, एक तो होता है हमारा टिल्टेड फोटोग्राफ होता है। तो टिल्टेड फोटोग्राफ के केस में हमारा एंगल जनरली जो होता है वो कितना होता है? 3 डिग्री हम लोग रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड। अगर पानी के नीचे आप डेप्थ नापते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉन्डिंग, चैनिंग, ट्रावर्सिंग। चैनिंग तो हम लोग ग्राउंड पे करते हैं, ट्रावर्सिंग भी ग्राउंड पे करते हैं, कंपास सर्विंग भी ग्राउंड पे करते हैं। तो पानी के नीचे जो डेप्थ नापा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग सॉन्डिंग कहते हैं। रेंज एंड एक्यूरेसी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स वेरी सच है। देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा लैंग्वेज उलझाया हुआ है, लेकिन आपको एक बात हम बताते हैं एक्सपीरियंस के आधार पे कि हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, अगर हमारा रेंज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नापिएगा, तो उसमें एक्यूरेसी उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बीच में आपका जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिस्टर्ब करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर हमारा जो है रेंज बहुत ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन वगैरह डिस्टर्ब करेगा। तो अगर रेंज छोटा रहेगा तो एक्यूरेसी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेरे अनुसार जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है, सुपीरियर एक्यूरेसी। ठीक। अब यहाँ से आपको एक और बात बताते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का लगता है कि आंसर कुछ और होगा, ठीक है, तो आप अपना वैलिड प्रूफ के साथ मेरे तक बात पहुंचाइए। अगर वैसा रहा तो हम आंसर चेंज करने का विचार करेंगे। ठीक है। और एक बात क्या बोले हैं कि आप हमारा वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक रहता है। ठीक ना? या और भी किसी तरह का अपडेट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, टोटल स्टेशन कैन मेजर। टोटल स्टेशन इस चार में से क्या मेजर कर सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस मेजर कर सकता है? ये भी बात सही है। हॉरिजॉन्टल एंगल एक्यूरेटली मेजर कर सकता है? ये भी बात सही है। वर्टिकल एंगल विथ डिस्टेंस, ये भी सही है। और लास्ट क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विथ डिस्टेंस। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। ऐसे बाकी ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन चार हमारा जो, चार में हमारा सब चीज आ जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? चार होगा। द लेंस यूज्ड इन एरियल फोटोग्रामेट्री फॉर लार्ज स्केल वर्क इज। लेंस जो इस्तेमाल होता है एरियल फोटोग्रामेट्री में लार्ज स्केल वर्क के लिए, वो हमारा क्या होता है? तो लार्ज स्केल वर्क में हम लोग ये 93 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो 93 ऑप्शन नहीं, तो यहाँ 90 हम लोग मार लेंगे। बात समझ गए? चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, वर्टिकल फोटोग्राफ वॉज टेकन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2000 मीटर। 2000 मीटर की हाइट से जो है एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया था, जिसमें कि कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया। आपसे स्केल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20/2000 कर देंगे, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है? 1/10,000, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय द रिलेशन। ट्रांजिशन कर्व आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईवे में भी इससे सवाल पूछता है, सर्वेइंग में तो पूछता ही पूछता है। करेक्ट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है किस रिलेशन से दिया जाता है? V/CR, V²/CR, V³/CR। तो मेरे अनुसार ये किससे दिया जाता है? V³/CR से दिया जाता है। मेरे अनुसार अगर दिया जा रहा है तो सही ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे का तीसरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आपको कोई भी तरह का अगर डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या किसी और सोर्स से मेरे तक बात पहुंचाइए।
हम उस पर विचार करेंगे। ठीक ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। What are various methods of resection? Explain resection by backsetting. रिसेक्शन का अलग अलग जो भी मेथड है उसके बारे में बताइए, और बैक साइटिंग इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको हम यहाँ से बताते हैं। देखिए, रिसेक्शन हमारा क्या होता है, एक तरह का प्लेन टेबल सर्वेइंग में ये इस्तेमाल होने वाला मेथड है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अननोन पॉइंट का लोकेशन निकालते हैं। रिसेक्शन हमारा क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग किसी भी अननोन पॉइंट का क्या करते हैं, लोकेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बाय मेजरिंग एंगल्स ऑफ टू नोन पॉइंट्स। अगर कोई दो नोन पॉइंट है उसका हम लोग एंगल मेजर करेंगे, और तीसरा अननोन पॉइंट जो है उसका हम लोग लोकेशन निकालेंगे। फिर से सुनिएगा, रिसेक्शन में क्या करते हैं, कोई भी दो नोन पॉइंट, मान के चलो ए और बी कोई दो नोन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एंगल नापेंगे। ठीक ना, और ये जो तीसरा पॉइंट पी है अननोन पॉइंट, इसका हम लोग लोकेशन निकालेंगे। इस काम को करने के लिए हमारे पास रिसेक्शन करने के लिए कई सारा मेथड है, जैसे कि रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। तो पहला मेथड हमारा क्या हो गया, बैक साइटिंग हो गया। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग जो है बैक एंगल को ऑब्जर्व करते हैं नोन स्टेशन। नोन स्टेशन करने का मतलब जिस स्टेशन का हमको एग्जैक्ट लोकेशन का जानकारी है, हमको पता है कि वो स्टेशन कहाँ है, तो वहां से हम लोग बैक एंगल्स नापते हैं। तो ये हो गया बैक साइटिंग। दूसरा क्या है, टू पॉइंट रिसेक्शन और थ्री पॉइंट। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू पॉइंट प्रॉब्लम, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो टू पॉइंट रिसेक्शन हमारा क्या होता है, इसमें हमको दो अननोन पॉइंट्स चाहिए, सॉरी दो नोन पॉइंट्स चाहिए, ताकि हम अननोन पॉइंट का पता लगा सकें। टू पॉइंट रिसेक्शन में क्या होता है कि दो नोन पॉइंट्स चाहिए ताकि हम लोग अननोन पॉइंट का पता लगा सकें। थ्री पॉइंट रिसेक्शन हमारा क्या होता है, हमको जो है तीन नोन पॉइंट्स चाहिए ताकि हम लोग जो है ट्राइलेटरेशन की मदद से पॉइंट को लोकेट कर सके, अननोन पॉइंट को लोकेट कर सके। ठीक ना। थ्री पॉइंट रिसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तीन नोन पॉइंट्स हमको चाहिए, बात समझ गए, ताकि हम लोग ट्राइलेटरेशन की मदद से मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद एक आता है मैकेनिकल रिसेक्शन। चौथा टाइप जो है वो क्या है, मैकेनिकल रिसेक्शन। ये आपका जो है मैकेनिकल रिसेक्शन में हम लोग प्लेन टेबल तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये हमको लेस प्रिसाइज रिजल्ट देता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट बार बार सेम नहीं आएगा। ठीक ना, आप हर बार मेजर की जगह तो रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, किसमें, मैकेनिकल रिसेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका चार मेथड हो गया, किस किसका, रिसेक्शन का। पहला हो गया बैक साइटिंग, दूसरा हो गया टू पॉइंट रिसेक्शन, थ्री पॉइंट रिसेक्शन, और हो गया चौथा मैकेनिकल रिसेक्शन। आगे क्या कहता है, इन रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग द सर्वेयर सेटअप्स द इंस्ट्रूमेंट एट द अननोन पॉइंट एंड टेक्स बैक साइट रीडिंग टू नोन पॉइंट्स। रिसेक्शन बैक साइटिंग में क्या होता है, जैसे आपको कहा गया है ना यहाँ क्वेश्चन में कि आपको जो है बैक साइटिंग का रिसेक्शन एक्सप्लेन कीजिए। तो बैक साइटिंग में क्या होता है हमारा एक्चुअली, देखिए बैक साइटिंग में हमारा क्या होता है, सर्वेयर जो है अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट करता है कहाँ पे, अननोन पॉइंट पे, और वो जो है बैक रीडिंग लेता है। टेक्स बैक साइड रीडिंग, वो क्या करता है, बैक साइड रीडिंग मतलब उल्टा रीडिंग लेना शुरू करता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इस तरह के एंगल को वो प्लॉट करेगा मैप पे। ठीक, उसके बाद ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेगा, और हमारा जो है अननोन पॉइंट का लोकेशन पता चल जाएगा। बात समझ गए ना। तो इसमें हम लोग बैक साइटिंग में क्या करते हैं, बैक एंगल्स को नापते हैं। बैक साइटिंग में क्या करते हैं, बैक एंगल्स को नापते हैं। उसके बाद नापने के बाद क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिसेक्शन हो गया और बैक साइटिंग एक्सप्लेन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई आर ट्रांजिशन कर्व्स नेसेसरी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रिपीट नहीं भी किया तो आपको एज ए सिविल इंजीनियर इस चीज का जानकारी होना चाहिए। क्या कहता है, ट्रांजिशन कर्व नेसेसरी क्यों है। ट्रांजिशन कर्व पहले होता क्या है, जैसे आपको बताते हैं। देखिए एक रोड हमारा मान के चलो जा रहा है, ऐसे टर्न लेकर, जैसे कि मान के चलो ये हमारा रोड है, इसको जो है यहाँ पे टर्न लेके ऐसे आना है। बात समझ में आ रहा है। तो रोड यहाँ से जो है हमारा क्या होगा, पहले सीधा जाएगा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हमारा रोड क्या है, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा क्या है, ये रोड जब ऐसे टर्न कर गया तो यहाँ से यहाँ भी हमारा रोड क्या है, मतलब इधर जो है आगे तक ये जो है स्ट्रेट रोड है। ठीक ना, यहाँ पे हमारा जो है ये क्या बन रहा है, सर्कुलर कर्व बन रहा है। कौन सा सर्कुलर कर्व बन रहा है, इतना वाला हिस्सा ये जो है ना, ये हमारा क्या बनेगा, सर्कुलर कर्व बनेगा।
ठीक है, एकदम सर्किल होगा, सर्किल समझता है ना, सर्किल का ही एक हिस्सा हो, ये एकदम प्योर गोल होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये वाला जो हिस्सा है, इतना इधर हो गया और इतना इधर हो गया, ये वाला कौन सा कर्व है सर? तो यही आपका ट्रांजिशन कर्व है। यही आपका क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन कर्व का क्या काम होता है? ये आपका क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट रोड को सर्कुलर कर्व से जोड़ने का काम करता है ट्रांजिशन कर्व। बात समझ में आ रही है? तो ये हम क्यों देते हैं, वही सवाल यहाँ पे पूछा गया। तो transition curves are necessary and relevant, have a design to provide a gradual change from a straight path to curved path। देखिए यहाँ लिखा है ना, from a straight path to curved path। आपको एक स्ट्रेट रोड से कर्व रोड में घुसना है, तो वहां बीच में ट्रांजिशन कर्व देना होगा, ताकि क्या हो सके कि ये डायरेक्ट आपका स्लोप चेंज नहीं हो, धीरे धीरे स्लोप चेंज हो। यहाँ पे लिखा भी होगा ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है, मतलब धीरे धीरे ये जो है टर्निंग पे चेंज होगा, नहीं तो अचानक से चेंज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, गाड़ी जो है ट्रैक से बाहर उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे हमारा फायदा क्या होता है, ट्रांजिशन कर देने से पैसेंजर को कंफर्ट महसूस होता है। ठीक है, पैसेंजर को जो है घबराहट या डर नहीं लगता है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे टर्निंग पे मुड़ रहा है, और सेफ्टी भी रहता है, गाड़ी हमारा जो है ट्रैक से या रोड पर से बाहर नहीं जाता है। प्राइमरी रीजन क्या है ट्रांजिशन कर्व देने का? तो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को धीरे धीरे आने देता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करने देगा, इससे आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाता है। ठीक, आप कंफर्टेबल रहिएगा, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को धीरे धीरे आने देता है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा सडन जर्क्स देखने को नहीं मिलता है। स्मूथ ट्रांजिशन देता है, ताकि हमारा सुपर एलिवेशन, जहाँ पे हमारा जो है टर्निंग पे बैंकिंग हुआ है रोड का या ट्रैक का, ठीक है, तो वो चीज में हमको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या कहता है, वियर और टीयर को मिनिमाइज करता है। वियर और टीयर मतलब जैसे कि आप देखिएगा, कोई भी चीज बार बार इस्तेमाल होने से वो घिस जाता है, फिर वो कट जाता है या टूट जाता है, उस चीज को वो क्या करता है, कम करता है। वियर और टीयर को मिनिमाइज करता है कौन, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि आपसे एक और चीज पूछा है, 5 जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का 5 जनरल रिक्वायरमेंट बताइए। तो आपको हम वो भी बताते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा जो है, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कर्व शुड प्रोवाइड ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन कर्वेचर फ्रॉम द टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व। ठीक है, आपको ग्रेजुअल इंक्रीज इन कर्वेचर दिखाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन का आप जो दिखाइएगा उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज इन कर्वेचर शो करना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी एडिक्वेट टू एकोमोडेट द चेंज इन कर्वेचर। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ इतना होना चाहिए कि वो जो है कर्वेचर में जो भी चेंज हो रहा है उसको एकोमोडेट कर सके, मतलब उसको झेल सके। हमारा जो है लेंथ जो है ट्रांजिशन कर्व का इतना होना चाहिए कि हमारा जो भी कर्वेचर में चेंज हुआ उसको क्या कर सके, वो एकोमोडेट कर सके, एडिक्वेट कर सके, मतलब उसको झेल सके, आप इतना समझिए। इट शुड प्रोवाइड स्मूथ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता नहीं चलना चाहिए, अनुभव नहीं होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे स्मूथली सुपर एलिवेशन आ गया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, द कर्व शुड मैच द डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स यूजिंग द रोड और ट्रैक। आपका जो भी कर्व बन रहा है वो आपका क्या करना चाहिए, डिजाइन स्पीड को मैच करना चाहिए। ठीक है, आप जिस डिजाइन स्पीड के लिए उसको तैयार किए हैं उस हिसाब से उसको मैच भी करना चाहिए। द ट्रांजिशन कर्व शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज लेटरल एक्सिलरेशन। ट्रांजिशन कर्व को आपको ऐसे डिजाइन करना है ताकि आप क्या कर सकते हैं, लेटरल एक्सिलरेशन को मिनिमाइज, कम कर सकते हैं, और इससे आपका क्या होगा, कंफर्ट और सेफ्टी अच्छा रहेगा। बात समझ गए? तो ये आपका क्या है, ट्रांजिशन कर्व का क्या यूज है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा चीज हमने बता दिया। अगला सवाल हमारा क्या है, वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमसे सवाल क्या करता है, पहले ये देखिए। हमसे क्वेश्चन कहता है, फॉर ए सर्कुलर कर्व्स हैविंग रेडियस आर, आर का वैल्यू आपको एक बार 500 मीटर रेडियस लेना है, एक बार 1000 मीटर रेडियस लेना है, और आपको डिग्री ऑफ कर्व निकालना है, किससे, आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन से। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कर्व बाय आर्क डेफिनेशन एंड कोड डेफिनेशन। आपको एक बात बताते हैं, अगर आपका एंगल जो है, यानी कि आपका अगर डिग्री स्मॉल रहेगा तो आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन का वैल्यू सेम आता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन का वैल्यू जो है स्मॉल एंगल के लिए सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक से भी कैलकुलेट कर देंगे, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों से एक ही चीज आना है, लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ वो देखिए। हम लोग के पास दो रेडियस है, एक 500 मीटर है, एक 1000 मीटर है। तो हम लोग पहले देखते हैं आर बराबर 500 मीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर 1146
बाई डी। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो हम आर बराबर 1140/d लिखे हैं ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो हमारा ये जो फॉर्मूला आता है ये डिपेंड करता है आप 20 मीटर का चैन ले रहे हैं या 30 मीटर का ले रहे हैं। ठीक है, तो उस पर ये चीज डिपेंड करता है, अलग अलग में अलग अलग लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं 1140। कोई आदमी दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा तो आंसर सीधे पलट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 1146/r हो जाएगा। 1146/r, आर का वैल्यू 500 रखिए। तो यहाँ से हमारा जो डी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2.292। बात समझ गए, 2.292 आएगा हमारा। दूसरा हमारा क्या कहता है, इसी में देखिए, रेडियस 1000 मीटर, आर बराबर 1000 मीटर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा, 1146/r का बदले 1000 ले लीजिए। ये कितना आता है हमारा, देखिए आपका जो भी सर्वेइंग में न्यूमेरिकल पूछा है ना 2021 में, एकदम बहुत आसान है, 2-3 लाइन में बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल बन जाएगा, बहुत आसान पूछा है। लेकिन बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और प्रोसेस मालूम होना चाहिए। समझ गए, तो ये आता है हमारा, 1000 से भाग दीजिएगा, 1.146 आता है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, एक ही आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको हम क्या बोले कि दोनों में सेम रहता है, नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं बात, क्या लिख देते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यूज। ये स्मॉल वैल्यूज किसका, डिग्री का स्मॉल वैल्यू, फॉर स्मॉल वैल्यूज फॉर्मूला यूज्ड इन बोथ कंडीशन आर सेम। फॉर्मूला यूज्ड इन बोथ द आस्क्ड कंडीशन। बोथ द आस्क्ड कंडीशन करने का मतलब हमको जो आर्क डेफिनेशन और कॉर्ड डेफिनेशन बोला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बोथ द आस्क्ड कंडीशन इज सेम, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, आपको एक और बात बताते हैं, आर्क डेफिनेशन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हाईवे में। अगर नहीं जानते तो आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में काम दे सकता है आपको। आर्क डेफिनेशन जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हाईवे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर्क डेफिनेशन हाईवे में। उसी तरीके से जो हमारा कोड डेफिनेशन है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो रेलवे में इस्तेमाल होता है। कोड डेफिनेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, रेलवे में इस्तेमाल होता है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। समझ गए, चलिए ये तो हमारा न्यूमेरिकल बन गया, आसान था। आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या कहता है, डिफाइन कॉन्टूर, कॉन्टूर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटूर इंटरवल एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। कंटूर इंटरवल से क्या समझता है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करने का चांस बनता है। तो कंटूर एक तरह का लाइन होता है या मैप होता है जो कनेक्ट करता है इक्वल एलिवेशन को, इक्वल एलिवेशन को ये कनेक्ट करता है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं, मान के चलो कि कोई मोहल्ला है, ठीक है, या कोई गली है या कोई अपना लोकेलिटी है, तो उसमें आप देखिएगा अलग अलग हाइट का बिल्डिंग होता है। गली मोहल्ला में जो है अलग अलग हाइट का बिल्डिंग होता है। ठीक है, कोई 3 फ्लोर का है, कोई 4 फ्लोर का है, कोई 2 फ्लोर का है, कोई 1 फ्लोर का है। ठीक ना, तो कंटूर क्या होता है कि जो भी मतलब एक हाइट का है, ठीक है, उसको आपस में अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जो भी एक हाइट का बिल्डिंग है अगर उसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो वो हमारा क्या होगा, एक एलिवेशन को बताएगा। और वही चीज हमारा क्या कंटूर है। ठीक है, कंटूर हमारा क्या है, इक्वल हाइट वाले चीज को दर्शाता है। कंटूर एक तरह का लाइन है जो कि किस चीज को दर्शाता है, इक्वल हाइट को दर्शाता है। कंटूर एक तरह का लाइन है, वो किसको दर्शाता है, इक्वल एलिवेशन को दर्शाता है। मतलब कि ये सब चीज का हाइट जो है सेम है। जैसे जितना भी 2 फ्लोर का बिल्डिंग है सबका हाइट लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, एक कंटूर लाइन से उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एक इस तरह से हो जाएगा। जो 3 फ्लोर का बिल्डिंग है उसको एक कंटूर लाइन से जोड़ देंगे तो वो एक अलग एलिवेशन दिखाएगा। तो कंटूर लाइन हमारा जो मैप पे वो क्या बताता है, इक्वल एलिवेशन को दर्शाता है। कंटूर हमारा क्या बताता है, 3 डायमेंशनल शेप को दर्शाता है, कहाँ पे, टेरेन पे। जैसे कि आप पेपर पे, मैप हम लोग कहाँ बनाते हैं, मैप हम लोग बनाते हैं पेपर पे। पेपर पे तो हमको पता नहीं चलता है ना कि किस बिल्डिंग का क्या हाइट है, बस हमको ऊपर से बिल्डिंग दिख जाता है। बात समझ में आ रही है, पेपर पे तो हमको अगर मैप पे देखिएगा तो ऊपर से सिर्फ बिल्डिंग दिखेगा, बिल्डिंग का हाइट थोड़ी पता चलता है। लेकिन जैसे ही अगर आप कंटूरिंग कर दीजिएगा, कंटूर लाइन वगैरह ड्रॉ कर दीजिएगा, या कंटूर इंटरवल वगैरह जो भी आप ड्रॉ कीजिएगा, तो उससे हमारा पता चल जाता है कि किसका कितना हाइट है।
बात समझ में आ रही है? ऐसे तो आप डिटेल में पढ़े होंगे कंटूर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस और डिफरेंस इन एलिवेशन, मतलब दो अलग अलग एलिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल कहेंगे। जैसे मान के चलो अगर कोई 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कोई 2 फ्लोर का बिल्डिंग है तो इसका हाइट थोड़ा कम होगा। तो 3 फ्लोर के हाइट और 2 फ्लोर के हाइट के बीच का जो डिस्टेंस है, 3 फ्लोर से भी एक कंटूर गया है, 2 फ्लोर से भी कंटूर गया है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है, वो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आप अंतर दिखाइए। फैक्टर्स ऑन विच कंटूर इंटरवल डिपेंड, कंटूर इंटरवल हमारा 5 चीज पे डिपेंड करता है। पहला टेरेन ऑफ स्लोप, टेरेन का स्लोप, जो भी आपका टेरेन मतलब क्या हो गया, भूभाग, जो जमीन है उसका स्लोप पे डिपेंड करेगा। मैप का स्केल पे डिपेंड करेगा, आप मैप किस पर्पज से बना है उस पर डिपेंड करेगा। कितना एक्यूरेसी चाहिए उस पर भी डिपेंड करेगा, और ग्राउंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कंटूर इंटरवल बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले टेरेन के स्लोप पे डिपेंड करता है। अगर हमारा स्टीपर स्लोप है तो उसमें हमको क्या चाहिए, लार्जर कंटूर इंटरवल चाहिए। अगर स्टीपर स्लोप है तो क्या चाहिए, लार्जर कंटूर इंटरवल चाहिए। जबकि अगर जेंटलर स्लोप है, ठीक है, तो स्मॉल इंटरवल भी आपका चल सकता है। तो आप देख लीजिएगा स्टीप स्लोप है कि जेंटल स्लोप है। स्टीप स्लोप रहेगा तो लार्ज कंटूर इंटरवल चाहिए, और जेंटल स्लोप है तो स्मॉल इंटरवल भी चलेगा। मैप स्केल, लार्ज स्केल मैप टाइपिकली हैव स्मॉलर कंटूर इंटरवल। अगर आपका लार्ज स्केल मैप है तो इसमें क्या होगा, स्मॉलर कंटूर इंटरवल रहेगा, ठीक है। अगला क्या कहता है, पर्पस ऑफ द मैप, ये हमारा मैप के पर्पस पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, मैप्स फॉर इंजीनियरिंग और डिटेल टोपोग्राफी स्टडीज में यूज स्मॉलर इंटरवल्स वाइल जनरल मैप्स यूज लार्ज इंटरवल। अगर आपका इंजीनियरिंग वगैरह का मैप है तो उसमें स्मॉलर इंटरवल होता है, जबकि अगर कोई जनरल मैप है तो उसमें हम लोग लार्ज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, अब देख लेंगे कि हमारा मैप किस पर्पस के लिए। इंजीनियरिंग में स्मॉल इंटरवल कौन सा, कंटूर इंटरवल स्मॉल रहेगा, और जनरल में लार्ज रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए एलिवेशन में, ठीक है, तो आपको स्मॉलर कंटूर इंटरवल रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी हाई चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा, स्मॉलर कंटूर इंटरवल रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ द ग्राउंड, अगर ग्राउंड का नेचर का बात किया जाए तो इरेगुलर टेरेन, मतलब अगर उबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर इरेगुलर जमीन है तो वहां पे आपको क्या चाहिए, वेरिड इंटरवल्स चाहिए, ताकि हम लोग जो है उस जमीन के बारे में सही से बता सके। अलग अलग तरह का इंटरवल आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल बड़ा मजेदार पूछा है सब, लेकिन क्या कहता है, फ्रॉम द डेक ऑफ ए शिप, ये क्या कर रहा है, फ्रॉम द डेक ऑफ ए शिप द लाइट एट द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन, द हाइट्स ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस आई ऑफ द व्यूअर फ्रॉम द शिप एबव मीन सी लेवल में बी अज्यूम्ड एज 90 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए कुछ कह नहीं रहा है, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये हमारा धरती है, धरती थोड़ा गोल है, एक्चुअली गोल नहीं है, ठीक ना। तो हमारा जो है क्या होता है कि एक लाइट हाउस होता है, समझ गए। लाइट हाउस हमारा क्या होता है, समुद्र सब में आप देखिएगा ना, एक घर होता है जिसमें कि आपका लाइट जलते रहता है, और यहाँ से हमारा जो है एक जहाज जा रहा है, ठीक है, ये इसको देखता है, ठीक है। जहाज का जो है हमारा हाइट है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 मीटर, ठीक है। मीन सी लेवल से जो इसका हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। और ऑब्जर्व ये लाइट हाउस का जो है वो हमको भी दिया हुआ है, समझ गए। तो एक 90 मीटर, एक 8 मीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यही सब आपसे पूछ रहा है। इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाइए। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है 0.0673 D1 स्क्वायर। यूपीएससी का जो ईएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, समझ गए, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन, ठीक ना। D1 स्क्वायर, एक किसको, इसको 8 के बराबर कर लीजिए एक बार, और दूसरा बार आप क्या कीजिए, 0.0673 D2 स्क्वायर कीजिए, और इसको आप किसके बराबर कर दीजिए, इसको आप 90 के बराबर कर दीजिए। बात समझ गए। अब यहाँ से क्या कीजिए, D1 निकाल दीजिए, और यहाँ से D2 निकाल दीजिए। तो जब आप D1 निकालिएगा तो आपका कितना आता है, D1 हम कैलकुलेट पहले से किए हुए हैं, आप अपना मिला लीजिएगा। अगर कुछ एरर होगा तो हमको भी बताइएगा। इतना किलोमीटर आता है। D2 हमारा कितना निकल के आता है, 36 पॉइंट,
बात समझ में आ रही है? तो D1 D2 हमारा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है शिप का लाइट हाउस से, कि हमारा ये जो जहाज है, ठीक है, ये जो आप जहाज देख रहे हैं, ये हमारा लाइट हाउस से कितना दूरी पे, ये बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस से जहाज का क्या दूरी है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग अगर डी से दिखाते हैं, रुकिए, इसको अगर हम लोग डी से दिखाते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 हो जाएगा। तो देयरफॉर, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, D1 प्लस D2 अगर आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10.9027 प्लस 36.569, इसको आपस में आप जोड़िए, जोड़ के देखिए कितना आता है। साथ साथ अगर कैलकुलेटर चला लोगे ना तो फायदा में रहोगे। तो ये हमारा आंसर जो है जोड़ जाड़ के आता है कितना, डी बराबर आता है 47.4717 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल हम बोले नहीं, बहुत आसान पूछे भाई इसमें। एक्सप्लेन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्री एंड डिस्कस देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आपको जो है टेक्योमेट्री का जो भी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम, वो सारा बताइए, उसका मेरिट डिमेरिट भी बताना है। देखिए टेक्योमेट्री क्या होता है, एक सर्वेइंग का ब्रांच है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस पता किया जाता है बिना चेन या टेप की मदद से। बात समझ में आ रही है? तो टेक्योमेट्री हमारा क्या है, सर्वेइंग का ही एक ब्रांच है, टेक्योमेट्री सर्वेइंग के अंदर ही पड़ता है, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं बिना चैन या टेप की मदद से। अब इसमें हमारा इसका जो सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है स्टेडिया सिस्टम। ठीक है, स्टेडिया सिस्टम में क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं किससे, बाय द इंटरसेप्ट सबटेंडेड बाय ए रॉड बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेडिया। दो फिक्स स्टेडिया हेयर्स के बीच में जो आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट निकलेगा, इंटरसेप्ट सबटेंडेड, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसका मेरिट का अगर बात किया जाए तो सिंपल और क्विक रहता है, मतलब इसको इस्तेमाल करना आसान है और बहुत जल्दी काम हो जाता है, रफ और हिली टेरेन के लिए सुटेबल है ये। डिमेरिट का अगर बात किया जाए, बाकी सिस्टम के तुलना में लिमिटेड एक्यूरेसी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें गुड विजिबिलिटी हमको चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका डिमेरिट है, एक्यूरेसी लिमिटेड है, उसके बाद अच्छा विजिबिलिटी चाहिए, ये सब हमारा क्या डिमेरिट है किसका, स्टेडिया सिस्टम का। आगे क्या कहता है, सबटेंस बार सिस्टम। सबटेंस बार सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम यूज करता है किसको, सब्सटेंस बार को इस्तेमाल करता है, जिसका कि लेंथ हमको मालूम होता है। ठीक है, और उसको कहाँ रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा पहले रखा जाता है। बात समझ गए? तो इस सबटेंस बार सिस्टम में हमारा क्या होता है, इस सिस्टम में हम लोग एक सबटेंस बार का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि हमको लेंथ मालूम है, और उसको रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट के पास, ये इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा दूर रखा जाता है। उसके बाद जो एंगल सबटेंडेड होगा बार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो उस चीज को हम लोग जो है मेजर कर लेते हैं, जो भी एंगल सबटेंड होगा बार के द्वारा उस चीज को हम लोग मेजर कर लेंगे। इसका मेरिट क्या मिल जाएगा, ये हमको हाई एक्यूरेसी देता है शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, इसमें लेवलिंग करने की, इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। डिमेरिट का अगर बात किया जाए किसका, सब्सटेंस बार मेथड का डिमेरिट का, तो बार सेटअप करने में हमको थोड़ा दिक्कत आता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सुटेबल नहीं है, तो ये इसका डिमेरिट हो गया। अगला हमारा क्या है, टेंजेंशियल सिस्टम। टेंजेंशियल सिस्टम क्या होता है, टेंजेंशियल सिस्टम में हम लोग जो है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मेजरिंग वर्टिकल एंगल सबटेंडेड बाय ए नोन हाइट। किसी भी आपको हाइट जिसका मालूम है, वो अगर जो वर्टिकल एंगल सबटेंड कर रहा है, वहां से आप पता करके क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें हमारा मेरिट क्या है कि आपको कोई स्टेडिया हेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे आपका रोड विजिबल नहीं है, वहां पे भी रॉड विजिबल नहीं है, वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बाकी दोनों का जो डिमेरिट था ना, वो ही खत्म कर देता है। ठीक है, इसका लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी है, मतलब इसको आप बहुत जगह, ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, ये इसका डिमेरिट है। एक्यूरेसी इसमें अफेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर स्मॉलर एरर हो गया एंगल मेजरमेंट में, तो एक्यूरेसी आपका खराब हो जाएगा। तो ये इसका डिमेरिट हो गया। तीन सिस्टम बताए, ठीक, तो तीनों आप देख के जाइएगा। आगे क्या कहता है, 120 मीटर टेप वेइंग 1 केजी अंडर ए पुल ऑफ 9 केजी। देखिए हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सैक करेक्शन पूछ रहा है।
ठीक ना। तो आपको गिवन जो है पहले उसको लिखिए। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, 120 मीटर टेप, लेंथ जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है, वेट जो है 1 केजी दिया हुआ है, टेप का वजन कितना दिया हुआ है, 1 केजी दिया हुआ है, पुल कितना लग रहा है, 9 केजी का पुल लग रहा है, पी बराबर 9 केजी लग रहा है। बात समझ गए। इस सबटेंडेड इक्वल 3 इक्वल स्पैन में बांटा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ स्पैन हो जाएगा, एन का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैलकुलेट सैक करेक्शन फॉर इंटायर लेंथ ऑफ द टेप, आपको क्या निकालना है, सैक करेक्शन निकालना है। सैक करेक्शन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी सैक बराबर होता है हमारा एल डब्ल्यू स्क्वायर बाय 24 n स्क्वायर पी स्क्वायर। बात समझ गए। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। एल आपको 120 मीटर दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 24, एन आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और पी आपको कितना दिया हुआ है, 9, 9 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए कितना आता है। मेरा जो आया है वो हम आपको लिख देते हैं। मेरा आया है 6.859 इंटू 10⁻³ मीटर है। ठीक है, यही मेरा आंसर आया है, आप लोग देख लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग का भी यही आए। समझ गए। यहाँ पे बस एक चीज गौर करना, ये 10⁻³ है। अगर ये मीटर लिखे हो ना, तो यहाँ पे 10⁻³ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है अलग अलग जगह ये में निकाला हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रिमोट सेंसिंग, गिव टू केसेस स्टडीज एक्सप्लेनिंग द एप्लीकेशन। चलिए, आपको रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन बताना है। सर्वेइंग में आप पढ़े होंगे रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग का क्या यूज है, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज बताना है, और उससे आधारित 2 केस स्टडी भी आपको बताना है, मतलब 2 कहानी सुनाना है कि किस सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल किए थे। तो रिमोट सेंसिंग हमारा इस्तेमाल होता है कहाँ पे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग हमारा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि हम लोग जो है फसल का फोटो ले लेते हैं ऊपर ऊपर ही सैटेलाइट की मदद से। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से हम लोग ऊपर ऊपर ही उसका फोटो ले लेते हैं, उसको फसल का कलर देख के पता चल जाता है कि कहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है, फसल कितना पका नहीं पका, वो सारा चीज तैयार हो जाता है। वहाँ का मिट्टी कैसा है, ठीक ना, सॉइल का प्रॉपर्टी कैसा है, क्या हमको पानी और देने की आवश्यकता है या पानी नहीं देने का आवश्यकता है, बाढ़ है तो कितना पानी है, वो सारा चीज हमको इसमें पता चल जाता है, किसमें, रिमोट सेंसिंग में। दूसरा क्या कहता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे कि कहाँ पे डिफोरेस्टेशन मेरा बढ़ रहा है, तो आप बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कहाँ पेड़ जो है ज्यादा कटना शुरू हो गया है। ठीक है, या फिर हमारा जो है लैंड यूज में क्या चेंज हुआ है, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया आप ऊपर से देख रहे हैं सेटेलाइट की मदद से, तो पहले यहाँ पे क्या था, घर, सॉरी जंगल था, अभी वहाँ पे क्या हो गया है, रोड पास हो गया या घर बन गया, तो वो सब हमारा लैंड यूज भी से पता चल जाता है। या फिर अगर कहीं पे बाढ़ आया है या अर्थक्वेक आया तो उससे कितना तबाही मचा है, वो सब आप बैठे बैठे रिमोट सेंसिंग की मदद से देख सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अर्बन प्लानिंग मतलब, जैसे आपको जो है कोई शहर का प्लान बनाना है, हमको यहाँ जो है पर्टिकुलर जगह पे हॉस्पिटल बनाना है, इधर जो है पावर ग्रिड बनाना है, तो उसके लिए आपको जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं, आप ऊपर ये सैटेलाइट की इमेज की मदद से आप वहाँ का एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे क्या बनाना आसान रहेगा, ताकि हमारा जो है ग्रोथ सही से हो सके। और पैटर्न भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा किस साइड में क्या करना है, किस पैटर्न में करना है, वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में भी इसका यूज है, किसका, रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, ताकि हम लोग क्या पता चल सके, बायोमास के बारे में, या फिर जो भी लीगल इलीगल काम चल रहा है फॉरेस्ट में, वो सब चीज भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक ना। इलीगल कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी तरह का चोरी डकैती हो रहा है, कोई पेड़ वेड़ ज्यादा काट रहा है, रेस्ट्रिक्टेड पेड़, उसको काटने का अनुमति नहीं, लेकिन कोई पेड़ वेड़ काट रहा है, या फिर कोई जानवर का हंटिंग हो रहा है, तो वो सब चीज हम लोग रिमोट सेंसिंग से मदद कर सकते हैं। उसके बाद ये हमको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करता है। जैसे मान के चलो कि कहीं पे बहुत बाढ़ आ गया, अब वो बाढ़ कितना नुकसान पहुंचाया है, या फिर कहीं पे जो है हमारा भूकंप आ गया, भूकंप कितना नुकसान पहुंचाया है, ये कैसे पता चलेगा, तो रिमोट सेंसिंग से हमको जो है ये पता चल सकता है। वहाँ का हम लोग इमेज इमेज वगैरह ले लेंगे सेटेलाइट की मदद से, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज का जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक्चुअली रिमोट सेंसिंग का मतलब ही वही होता है। रिमोट मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं या जाना बहुत मुश्किल है। तो अगर नहीं जा सकते यानी कि बैठे बैठे काम होगा। ठीक है, और सेंसिंग मतलब उस जगह को समझना, बिना वहां गए उस जगह को समझना, आपका क्या है, रिमोट सेंसिंग है। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिएगा गौर से। रिमोट सेंसिंग क्या है, बिना उस जगह पे गए हुए उस जगह को समझना, वो हमारा क्या है, रिमोट सेंसिंग है। इसका 2 केस स्टडी आपको बताते हैं, बड़ा मजेदार केस स्टडी।
पहला केस स्टडी क्या है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, पंजाब जो है आप जानते हैं इंडिया के अंदर पंजाब है, वहां पे जो भी क्रॉप है उसका हेल्थ जानने के लिए, मतलब हमारा क्रॉप जो फसल है उसमें कीड़ा लग गया है कि नहीं लगा है, वो सब चीज जानने के लिए एक बार जो है क्या किया गया था, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटी किया गया था, जिससे कि हम ये पता लगा लिए कि फोटो लेने के बाद अगर हमारा जो है डाटा हैव बीन आइडेंटिफाइंग एरियाज अफेक्टेड बाय डिजीजेज एंड पेस्ट, हम लोग फोटो ले लिए, देख लिए जहाँ का पेड़ पौधा पत्ता सब जो भी हमको खराब दिख रहा है, मतलब उसका कलर में चेंजेस आ रहा है, मतलब वहां पे क्या लगा, कीड़ा लगा हुआ है। तो ये जो है हम लोग ये रिमोट सेंसिंग की मदद से पंजाब में जो है क्या किए थे, फसल के बारे में, फसल का हेल्थ चेकअप किए थे। ठीक है, मॉनिटर किए थे हेल्थ को, कि हमारा जो भी फसल है वो सही है कि नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब चीज देखे थे। और ये चीज के लिए जो है फार्मर्स को पहले से अलर्ट कर दिया गया था एडवांस में भी, ताकि अपना क्रॉप को जो है प्रोटेक्ट कर सके। बात समझ में आ रही है? जैसे हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे इस तरीके से बीमारी फैल रही है, जो भी प्रॉब्लम मालूम चल गया तो सारा फार्मर को बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे कीड़ा फैल रहा है, आपको जो है जल्दी से एक्शन ले लेना चाहिए ताकि आपका फसल बच सके। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ। दूसरा हमारा क्या हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल हुआ था। हैती करके एक जगह है, 2010 की घटना है, वहां पे हमारा जो है अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आने के बाद हम लोग जो है रिमोट सेंसिंग की मदद से पता लगाए थे कि वहां पे हमारा जो है कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जो टूटा है या रोड वगैरह जो भी टूटा है तो कितना टूटा टूटा है, कितना नुकसान हुआ है, वो सब चीज का पता लगाए थे किससे, रिमोट सेंसिंग की मदद से। यानी कि ये जो है बड़ा काम का चीज है। तो ये आपका दो केस स्टडी हम बता दिए, एक पंजाब का जिसमें कि फसल के बारे में पता किया था, एक हैती का जिसमें कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद कितना नुकसान हुआ था वो पता चल गया था। इसमें क्या किया गया था, हाई रिजोल्यूशन का सैटेलाइट इमेज जो है लिया गया था, ताकि हम लोग पता लगा सके कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कैसे कोलैप्स हुआ है, वहां से कैसे कैसे बाहर निकाला जाएगा, वो सारा चीज हम लोग बैठे बैठे पता लगा लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर्स इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको आप क्या कहते हैं, जीपीएस भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर, एरर का जो भी सोर्स है उसको एक्सप्लेन करना है, जीपीएस में हमारा क्या क्या एरर हो सकता है। सोर्सेज ऑफ एरर इन जीपीएस, जीपीएस में हमारा क्या क्या एरर हो सकता है ये बात करते हैं। सबसे पहला तो हमारा सैटेलाइट क्लॉक एरर हो सकता है, हमारा जो सैटेलाइट क्लॉक है उसमें एरर हो सकता है। तो माइनर इनएक्यूरेसीज इन द सैटेलाइट क्लॉक कैन लीड टू टाइमिंग एरर्स। अगर आपका सैटेलाइट का जो क्लॉक है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, माइनर छोटा मोटा एक्यूरेसी होता है, तो आपको टाइमिंग में एरर देखने को मिलेगा, कि टाइम कुछ और बताना चाहिए था, बता कुछ और रहा है, जिस वजह से हमारा जो कैलकुलेशन पे असर पड़ सकता है। उसके बाद ऑर्बिटल एरर भी हमको जीपीएस में देखने को मिलता है। ठीक है, एरर्स इन द रिपोर्टेड पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज इन द, अगर आपका क्या है सैटेलाइट के पोजीशन में कोई एरर है तो इससे हमारा क्या हो सकता है, पोजीशन के कैलकुलेशन में इनएक्यूरेसी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला चीज हमारा क्या है, अगला है हमारा एटमॉस्फेरिक डिले। एटमॉस्फेरिक डिले में हमारा क्या होता है कि जीपीएस सिग्नल जो है पास करता है किससे, आइनोस्फेयर से और ट्रोपोस्फेयर से, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो भी काम होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमको जाना चाहिए वो हमारा स्लो हो जाता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है सर, क्योंकि जीपीएस सिग्नल हमारा किससे पास करता है, आइनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर से पास करता है, जिस वजह से हमारा प्रोसेसिंग जो है स्लो हो जाता है और एग्जैक्ट पोजीशन जो है एस्टिमेट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से भी डिले हो गया। आगे हमारा क्या होता है, मल्टी पाथ एरर। मल्टी पाथ एरर करने का मतलब है अगर वो कई जगह से टकरा के आ रहा है या कई जगह से गुजरते हुए आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, मेजरमेंट में एरर देखने को मिल सकता है। यानी कि जो जीपीएस का सिग्नल है अगर वो कई सारा बिल्डिंग, माउंटेन या लार्ज सरफेस से टकरा के आ रहा है आप तक पहुंचने से पहले, तो आपको क्या हो सकता है कि डाटा गलत भी या उसमें कुछ एरर हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि वो कई सारे जगह से टकराते हुए आया हुआ है। रिसीवर नॉइज, ठीक है, रिसीवर नॉइज करने का मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक नॉइज विद इन द जीपीएस रिसीवर कैन इंट्रोड्यूस स्मॉल एरर्स। ठीक ना, अगर आपका जो भी जीपीएस रिसीवर है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक नॉइज देखने को मिला है तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एरर जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हमारा क्या, सैटेलाइट ज्योमेट्री है। सैटेलाइट ज्योमेट्री हमारा क्या होता है,
The arrangement of satellites at time of signal reception affects the accuracy. Poor satellite geometry can lead to higher position error. अगर आपका सैटेलाइट ज्योमेट्री खराब है, ठीक ना, पुअर है, यहाँ पे लिखा है ना पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री है, तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, पोजिशनल एरर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, कुछ एरर हो गया जो कि इसमें देखा जाता है, जीपीएस में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या अंतर है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में इसमें हम लोग जो है लाइट वेव का इस्तेमाल करते हैं। जनरली कौन सा लाइट वेव होता है, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट होता है, ठीक है। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस नापते हैं। तो डिस्टेंस नापने के लिए इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, लाइट वेव इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा लाइट वेव होता है, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट होता है। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइम टेकन बाय द लाइट वेव टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड रिटर्न टू द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि जो है इसमें हम लोग डिस्टेंस कैसे नापते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है, इसका आपको डिस्टेंस नापना है। तो यहाँ से एक लाइट वेव निकलेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा, तब जाके हम लोग इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डिस्टेंस नापेंगे। इसका एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे टोटल स्टेशन हो गया, डिस्टोमर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आ रही है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, हाई प्रिसीजन देखने को मिलेगा और सेंसिटिव होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि रेन फॉग में ये सब सेंसिटिव होता है। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। दीज यूज माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स टू मेजर डिस्टेंस। जैसे कि देखो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट वेव इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लाइट वेव इस्तेमाल करते हैं। किसमें, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम में क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव या रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव या रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं। और ये डिस्टेंस कैसे नापा जाता है, फेज शिफ्ट के अनुसार नापा जाता है। हमारा रिटर्निंग वेव जो है ट्रांसमिटेड वेव से कितना फेज में आके रिटर्न हुआ, उसके अनुसार हम लोग नापते हैं। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा कैपेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है, जो कि जिसको कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पहुंचता है। बात समझ में आ रही है, जिसको कि हमारा जो है बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो अंतर मेन क्या हो गया कि इसमें लाइट वेव इस्तेमाल होता है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव या रेडियो वेव इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है। आगे क्या करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। आपको 6 क्वेश्चन दिया, इसमें से किसी 4 पे क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले ऑब्लिक फोटोग्राफी, फिर रेंजिंग रॉड देखेंगे, ऑफसेट रॉड देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये 4 हम क्या किए हैं, आपको लिखना है किसी 4 में, लेकिन हम जो है छवो का छवो बताया। ऊपर से एक और बात बताते हैं, ये एक क्वेश्चन जो है वो कितना नंबर का है, 3.5 मार्क्स का है, ठीक है। तो 3.5 मार्क्स में आपको कम से कम एग्जाम में जो है वो हाफ पेज लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, आपका जो लॉन्ग साइज का पेज आता है उसमें से कम आधा पेज लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 3.5 नंबर मिलेगा। या फिर अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं, काफी वैलिड पॉइंट है, तो आपका जो है कम से कम 4 पॉइंट आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा, अगर पॉइंट्स बहुत अच्छा है, वैलिड है तब। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा शॉर्ट नोट्स में ना अक्सर बच्चा कंफ्यूजन रहता है, कितना लिखना है नहीं लिखना है, वो कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको अगर लिखने का तरीका मालूम है तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा, नहीं मालूम है तो आपका नंबर कट जाएगा। पहला हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्लिक फोटोग्राफी। फोटोग्राफी ऑब्लिक फोटोग्राफी का मतलब क्या है पता है आपको, ऑब्लिक फोटोग्राफी का मतलब है कि जब फोटो को एक एंगल पर सीधा नीचे से नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑब्लिक फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स को जो है एक एंगल से लेते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड से नहीं लेते हैं, ठीक ना। ये हमको क्या देता है, पर्सपेक्टिव व्यू देता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, हाइट और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। ये हमको एक तरह का क्या देता है, पर्सपेक्टिव व्यू देता है, जिससे कि हम लोग हाईलाइट करते हैं हाइट और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को।
ऑब्लिक फोटोग्राफी में हमारा क्या होता है कि हम लोग जो है कैमरा को हल्का इस तरीके से टेढ़ा करके लिए, तो अब इससे जो है हमारा अगर बिल्डिंग का इस तरीके से कैमरा को टेढ़ा करके फोटो लीजिएगा तो बिल्डिंग का क्या होगा, हाइट भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ठीक ऊपर से लेते तो बिल्डिंग का हाइट नहीं ना दिखता, सिर्फ छत दिखता हमको। बात समझ गए। उसके बाद क्या कहता है, ये हमको क्या देता है, पर्सपेक्टिव व्यू देता है, यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डिटेल्स दैट मे बी ऑब्सकर्ड इन वर्टिकल फोटोग्राफी। वर्टिकल फोटोग्राफी में जो हमको बहुत सारा डिटेल नहीं मिल पाता, जैसे कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, ये जो हमको डिटेल नहीं मिल पा रहा है वो चीज़ इसमें मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग कैमरा टेढ़ा करके फोटो लिए। यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डिटेल्स दैट। उसके बाद क्या कहता है, कॉमन इन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। अगर आपको आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करना है ना, तो उसके लिए ऑब्लिक फोटोग्राफी हमारा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वही इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिससे हम लोग फैकेट ऑफ बिल्डिंग्स को कैप्चर कर सकते हैं। एम्प्लॉयड इन मिलिट्री रिकोनाइसेंस, मिलिट्री रिकोनाइसेंस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग जो है ज़मीन को बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, मिलिट्री लोग इसको इस्तेमाल करता है ताकि हम लोग जो है ज़मीन को समझ सकें। एकदम वर्टिकल फोटो लीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ज़मीन कहाँ उठा हुआ, कहाँ धंसा हुआ, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ खाई है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके से ले लीजिएगा तो आपको क्या करेगा, इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, ऐसे लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है। तो ऑब्लिक फोटोग्राफी से मिलिट्री को काफ़ी फायदा मिलता है वहाँ का एरिया को स्टडी करने में। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैपिंग में भी हमको काफी मदद करता है ऑब्लिक फोटोग्राफी। अगला क्या कहता है, रेंजिंग रॉड एंड ऑफसेट रॉड। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रेंजिंग रॉड्स देखते हैं। तो रेंजिंग रॉड हमारा क्या होता है, लंबा रॉड होता है जो कि रेड और व्हाइट कलर का अल्टरनेटिंग बैंड होता है इसमें। ठीक है, इसका हम लोग सर्वे पॉइंट को मार्क करने और एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए इस तरह का आपका रहता है, इसमें आप देखिएगा व्हाइट रेड व्हाइट इस तरीके से रहेगा। ये एक परसेंट रेड हो गया, फिर व्हाइट रहेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका रहेगा। आप तो कॉलेज वगैरह में ये सब इस्तेमाल भी किए होंगे। तो ये आपका हो गया रेंजिंग रॉड। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहता है, अल्टरनेटिंग कलर बैंड रहता है। टाइपिकली हमारा क्या रहता है, रेड वाइट, कभी कभी रेड ब्लैक भी रहता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मार्क सर्वे पॉइंट को मार्क करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी चीज को एक सीधा लाइन में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग स्ट्रेट मेजरमेंट पता कर सके। इसका लंबाई हमारा कितना होता है, 2 से 3 मीटर ये इसका लंबाई होता है। तो आप ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग बुक में ये अलग अलग डाटा भी आपको मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस को देखने में ये मदद किया जाता है, तो इसी की वजह से इसका लंबाई जो हम लोग 2 से 3 मीटर रखते हैं। उसके बाद ऑफसेट रॉड क्या होता है, ये ऑफसेट रॉड जो है हमारा क्या होता है, रेंजिंग रॉड के तरह ही होता है, लेकिन वो छोटा होता है। ठीक है, इसका हाइट कितना होता है रेंजिंग रॉड का, सॉरी ऑफसेट रॉड का, 1 से 1.5 मीटर होता है। रेंजिंग रॉड आपका कितना हो गया, 2 से 3 मीटर हो गया। ऑफसेट रॉड आपका 1 से 1.5 मीटर, मतलब इसका आधा के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ऑफसेट वगैरह नापने के लिए हम लोग सर्वे में इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल इन बाईपासिंग ऑब्स्टेकल्स और मेजरिंग इन टू इनएसेसिबल पॉइंट्स। इनएसेसिबल पॉइंट्स मतलब अगर ऐसा पॉइंट जिसको कि नापने में थोड़ा बाधा आ रहा है, या फिर कहीं पे बाईपास, मान के चलो कि इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, अब यहीं से हल्का सा टेढ़ा होकर इधर चले गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईपास कहते हैं। तो बाईपासिंग करने में ऑफसेट रॉड इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए। हेल्प्स इन डिटेलिंग फीचर्स दैट आर ऑफ द मेन सर्वे लाइन, जो हमारा मेन सर्वे लाइन के साइड में फीचर्स है उसको हमको बताएगा कौन, ऑफसेट रॉड बताएगा। जैसे मान के चलो ये हमारा कोई हाईवे पास किया है। ठीक है, तो ये हाईवे पे हम लोग जा रहे थे, इधर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे साइड में इंडिकेट कर दिए, यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप है। तो ये हम लोग जो पेट्रोल पंप इंडिकेट किए वो कैसे इंडिकेट किए, ऑफसेट की मदद से इंडिकेट किए। तो आपको मेन अंतर दोनों में क्या याद रखना है, रेंजिंग रॉड हमारा बहुत लंबा होता है, ऑफसेट रॉड जो है उसका आधा या छोटा होता है। ठीक है, रेंजिंग रॉड का लंबाई 2 से 3 मीटर होता है, ऑफसेट रॉड का लंबाई हमारा जो है 1 से 1.5 मीटर होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो लंबा होता है इसका जनरली कलर क्या होता है, रेड व्हाइट होता है, कहीं कहीं रेड ब्लैक भी इस्तेमाल होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ गए, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंपाउंड लेवलिंग। कंपाउंड लेवलिंग हमारा क्या होता है, कंपाउंड लेवलिंग को हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं, इसका सर्वेइंग में इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कंपाउंड लेवलिंग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स टू फार अपार्ट ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट सेटअप। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे कि मान के चलो अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक ना,
काफी दूरी पे है और दोनों पॉइंट हमारा सही से दिख नहीं रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग करेंगे। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करते हैं, कई जगह हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो ए और बी दो पॉइंट के बीच में हमको क्या करना है, लेवलिंग करना है, तो हमको ये दोनों पॉइंट आपस में सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ, मतलब अपने जरूरत के अनुसार एक से ज्यादा बार इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा आपको अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव राइज और फॉल कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हम लोग टोटल एलिवेशन डिफरेंस पता कर सकें। ये हमारा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एसेंशियल इन प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग प्रिसाइज एलिवेशन डाटा, जिसमें हमको प्रिसाइज एलिवेशन डाटा चाहिए, या लाइक रोड कंस्ट्रक्शन वाला काम में हमको ये क्या चाहिए, कंपाउंड लेवलिंग करना पड़ता है। कहाँ पे, रोड कंस्ट्रक्शन काम में। उससे हमको फायदा क्या होता है, कंपाउंड लेवलिंग से, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स, एरर को कम कर देता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस एलिवेशन मेजरमेंट में एरर को कम कर देता है कौन, कंपाउंड लेवलिंग। बात समझ गए? तो ये हमारा कुछ क्या था, ये हमारा था कंपाउंड लेवलिंग के बारे में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कंपाउंड लेवलिंग का दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग। आपको क्या बताना है, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग। ट्रांजिटिंग में हमारा क्या होता है और स्विंगिंग क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं। ट्रांजिटिंग में हमारा सबसे पहले समझते हैं, ट्रांजिटिंग में थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री वर्टिकली रोटेट करने का प्रोसेस है। ट्रांजिटिंग हमारा क्या है, थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को, टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन में रोटेट आप कीजिएगा, या फिर वर्टिकली आप रोटेट कीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिंग कहेंगे। जबकि स्विंगिंग क्या है, हॉरिजॉन्टली रोटेट किया जाता है। स्विंगिंग में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोटेशन करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ट्रांजिट में क्या करते हैं, टेलीस्कोप को 180 डिग्री वर्टिकली रोटेट करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टली रोटेट करेंगे, किसको, थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को। बात समझ में आ रही है? अब जो है ट्रांजिट का इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बैक बियरिंग लेने के लिए और इंस्ट्रूमेंट चेक करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट का अलाइनमेंट चेक करने के लिए ट्रांजिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिटिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर आपको बैक बियरिंग लेना है तो आप ट्रांजिटिंग आप कीजिएगा, या फिर इंस्ट्रूमेंट का अलाइनमेंट चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, ट्रांजिटिंग कीजिएगा। ठीक है, एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स जो होगा, अगर आपको सर्वेइंग में स्टैब्लिश करना है तब भी हम लोग ट्रांजिटिंग इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स आपको सर्वेइंग में अगर स्टैब्लिश करना है तब भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिंग ही करते हैं। चलिए, उसके बाद स्विंगिंग कहाँ करेंगे, अगर एक ही सेटअप से हमको कई सारा एंगल नापना है। ठीक है, स्विंगिंग में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली टेलीस्कोप को घुमाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली कब घुमाएंगे, जब एक ही सेटअप से क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल नापना होगा। एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और वहां से हम लोग कई सारे एंगल लेंगे, नापी जोपी उसका करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्विंगिंग कराते हैं इंस्ट्रूमेंट का। आगे क्या कहता है, ये हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रैंगुलेशन में और ट्रावर्सिंग ऑपरेशन में ये इस्तेमाल होता है, कौन, स्विंगिंग। enhances the efficiency of surveying by reducing the need for multiple setup। हमको जो है मल्टीपल सेटअप नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमारा सर्वेइंग का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। मतलब एक ही जगह पे हम लोग रह के सारा चीज, सारा मेजरमेंट ले लेंगे, किसके मदद से, स्विंगिंग की मदद से। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। जीआईएस का एप्लीकेशन बताइए। ठीक है, तो जीआईएस हमारा क्या होता है, ये तो आप हर कोई जानता होगा। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जीआईएस हो गया क्या, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस कैप्चर करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है, और साथ साथ एनालिसिस करता है। किस चीज का एनालिसिस करता है, स्पेशियल या फिर और ज्योग्राफिक डाटा का। जीआईएस में हमारा क्या होता है, स्पेशियल या ज्योग्राफिक डाटा का क्या होता है, कैप्चर होता है, स्टोर होता है, मैनेज होता है और एनालिसिस होता है। बात समझ गए? तो जीआईएस में हमारा ज्योग्राफिक और स्पेशल डाटा का कैप्चर, स्टोर और मैनेज और एनालिसिस होता है। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अर्बन प्लानिंग या जोनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लोग लैंड का यूज एनालिसिस कर सके, और वहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मतलब जो है, रोड कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगा, इंडस्ट्री कहाँ लगना है, नदी कहाँ से पास करेगा, नाला कहाँ से पास करेगा, वो सारी चीज इसमें दिख जाता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, कौन, जीआईएस। ताकि हम लोग ट्रैक डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन को हम लोग ट्रैक कर सके, कि कहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहाँ पे पेड़ पौधा कट रहा है, तो इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, वो हम लोग जीआईएस की मदद से पता कर सकते हैं। डिजास्टर रेस्पॉन्स। ठीक है, डिजास्टर रेस्पॉन्स को हम लोग पता
पता कर सकते हैं कि जीआईएस की मदद से, कि जैसे मान के चलो अगर कहीं पे हमारा जो है फ्लड आ गया तो फ्लड से कितना नुकसान हुआ, कैसे कैसे हम लोग वहाँ राहत पहुंचा सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग जीआईएस की मदद से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में भी आपको मदद देता है कि किस पैटर्न में हमारा ट्रैफिक जा रहा है, जैसे कि आप जो है किसी रोड को ऑब्जर्व कीजिएगा, किस रोड पे हमारा जो है ज़्यादा जाम लगता है, जाम लगने का क्या कारण है, कैसे कैसे बदलाव किया जा सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग बैठे बैठे पता कर सकते हैं जीआईएस की मदद से। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मदद करता है, ठीक है, कि हमारा जो है पानी का क्या जल स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, फॉरेस्ट ज़्यादा कट रहा है कि ग्रो कर रहा है, कि और क्या वहाँ सुधार किया जा सकता है, मिनरल सब के बारे में, तो वो सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम लोग जीआईएस की मदद से बैठे बैठे ले सकते हैं। ये उसके बाद इसमें मल्टीपल लेयरिंग डाटा जो है वो भी हमको बैठे बैठे मिल जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लैंड का क्या यूज है नहीं है, वो सारा चीज़ भी हम लोग यहाँ जीआईएस की मदद से निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीआईएस से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। लास्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ टोटल स्टेशन। फंक्शन ऑफ टोटल स्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे, टोटल स्टेशन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है सर्वेइंग में, और अभी के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टोटल स्टेशन है तो सर्वेइंग का मैक्सिमम काम अकेले कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सर्वेइंग में खास करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा टोटल स्टेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या रोड वगैरह बन रहा है वहाँ भी इस्तेमाल होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि टोटल स्टेशन किससे बना है, एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है जो कि एंगल नापता है, और एक ईडीएम होता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि डिस्टेंस नापता है, ठीक। तो इसमें हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होगा जो कि एंगल नापेगा, और एक ईडीएम होगा जो कि डिस्टेंस नापेगा, यानी कि यह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल नापेगा, साथ साथ डिस्टेंस भी नापेगा और हाई एक्यूरेसी देगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा डिजिटली, जैसे इसके अंदर हमारा जो है ना कि डाटा आप स्टोर भी कर सकते हो और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेटर में डाटा डालते हैं फिर वो जोड़ घटाव करके देता है, उसी तरीके से आप इसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है मैनुअल एरर नहीं हो, जैसे खुद से कीजिएगा जोड़ घटाव तो आपको तो गलत भी हो सकता है, लेकिन आप टोटल स्टेशन के सारे कीजिएगा तो गलत होने का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा। आगे क्या कहता है, यूज्ड इन टोपोग्राफिक सर्वेज टू कैप्चर प्रिसाइज लैंड कंटूर्स, टोपोग्राफिक सर्वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग लैंड कंटूर को प्रिसाइजली कैप्चर कर सकें। कंस्ट्रक्शन लेआउट को फैसिलिटेट करता है ताकि हम लोग एक्यूरेट पोजीशन पता कर सकें डाटा का। बाउंड्री सर्वे में इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग प्रॉपर्टी का लाइन और प्रेसिजन पता, लाइन को जो है प्रिसाइजली पता कर सकें, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और कैड जन इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लगा रहता है जो कि हमारा क्या करता है, डाटा एनालिसिस करता है और कैड इंटीग्रेशन एक साथ कर देता है। तो ये चीज़ हमारा क्या था, टोटल स्टेशन के बारे में। हमारा पीवाईक्यू यहीं पे खत्म होता है, पीवाईक्यू डिस्कशन। हम आपको एक ही बात कहेंगे, आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, किसी भी तरह का कोई चेंजेस होगा तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह रहता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है नहीं देखना है, हमारा जो भी प्ले लिस्ट है सर्वेइंग वगैरह को उसको आप देख के जाइए। इस पीवाईक्यू सॉल्यूशन को आप क्या कीजिए, 2 से 3 बार अच्छे से देख के जाइए, आपको नहीं होता है तो पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिए, ठीक है, और 2-3 बार देख के जाइए। कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आप हमारा बाकी का वीडियो जरूर देखिएगा।